दोस्तों हाल ही में मैंने अंचला का कोकन नाम की एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है उल्लास जी ने और IMDb पर मिला है इस फिल्म को 6.6 आउट ऑफ 10। आपको ये मूवी प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए मूवीज लेकर आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक पॉलिटिशियन से जिसका नाम होता है छपरा। रात को वो अपने दोस्त और घर पर काम करने वाले लोगों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी उसके घर के अंदर से एक काम वाली बाई आती है जिसका नाम होता है पद्मिनी। अब पद्मिनी का पति तो बहुत साल पहले मर चुका था और फिलहाल पद्मिनी और छपरा का अफेयर चल रहा होता है। अब यहाँ पर ये लोग जब शराब पी रहे होते हैं तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आती है जिसे सुनकर वो सब वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर उन लोगों को एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है, लेकिन अचानक से वह आदमी छपरा के पास आता है और उसे जान से मारकर वहां से तुरंत ही भाग जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वासु नाम के एक पुलिस कांस्टेबल का इस गांव में ट्रांसफर होता है। गांव में आने के बाद वो यहाँ के पुलिस स्टेशन में आता है और उसकी न्यू ज्वाइनिंग होने की वजह से उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि इस गांव में जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन शुरू होने से पहले तुम पूरा गांव घूम लो ताकि तुम्हें हर जगह के बारे में अच्छी तरीके से पता हो। अब यहाँ पर सीनियर ऑफिसर वासु को गाँव दिखाने के लिए नाडा नाम के एक पुलिस ऑफिसर को बुलाता है और उससे वासु को पूरा गाँव घुमाने के लिए कहता है। अब नाडा वासु को घुमाने के लिए ले जाता है और यहाँ पर रास्ते में ये दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। अब वहाँ से घूमते घूमते ये दोनों हॉस्पिटल तक पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि छपरा के ऊपर किसी ने हमला करके उसे जान से ही मार दिया है। तो नाडा वहाँ पर छपरा के सभी आदमियों को पुलिस स्टेशन ले जाता है ताकि उनका अच्छे तरीके से बयान ले सके। तभी नाडा को पुलिस से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जंगल के अंदर कोई आदमी इलीगल शराब बनाकर बेच रहा है, जिस पर नाडा अपने पुलिस की टीम वालों के साथ उस शराब बनाने वाले को पकड़ने के लिए जंगल के अंदर जाता है और वो अपने साथ वासु को भी ले जाता है। अब दोस्तों यहाँ जंगल के थोड़ा अंदर जाने के बाद उन लोगों को वो आदमी शराब बनाते हुए दिखता है। अब यहाँ पर ये पुलिस वाले चुपचाप उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी अचानक वासु का पैर किसी ट्रैप में फंसने की वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो शराब बनाने वाला आदमी वहां से भागने लगता है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन आखिरकार वो भाग जाता है। तो अब यहाँ पर नाडा वासु के पैर का ट्रैप निकालकर उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाता है और फिर उससे कुछ समय के लिए रेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि उसके पैर पर बहुत बड़ी जख्म हो गई थी। अब उसके अगले दिन नाडा ने छपरा के आदमियों को उनका बयान लेने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया था। वो यहाँ पर आते हैं और सीनियर पुलिस ऑफिसर उनसे पूछताछ करता है। वो उन सभी लोगों को सच बताने के लिए कहता है कि उस रात क्या हुआ था, जिस पर वो लोग बताने लगते हैं कि छपरा शराब पी रहा होता है और तभी उन लोगों को जंगल से गोली चलने की आवाज आई, इसलिए हम सभी लोग वहां पर देखने के लिए गए, लेकिन एक मांस वाले आदमी ने आकर छपरा को मार दिया। अब वहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी का यही सेम बयान होता है। इसी वजह से अगर उनमें से किसी ने छपरा को मारा होगा तो ये पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब उसके बाद छपरा का एक आदमी पुलिस स्टेशन में आता है और वो खूनी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है, जिसके बाद पुलिस वालों के ऊपर लोड आने की वजह से वो सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करते हैं और पद्मिनी और बाकी सभी लोगों को सच्चाई जानने के लिए उन्हें मारने पीटने लगते हैं। लेकिन इतना मार खाने के बावजूद भी उन सभी लोगों का बयान सेम ही था, इसलिए ना चाहते हुए भी पुलिस वालों को हार मानकर उन लोगों को छोड़ना पड़ता है। यहाँ दूसरी तरफ उसी दिन हम गांव में छपरा के दो बेटों को देखते हैं। ये दोनों अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहते थे। अब इसमें से एक होता है जो बोल नहीं पाता और दूसरे की आवाज लड़की जैसी होती है। वो एक दुकान के पास आकर सिगरेट पीने लगते हैं और तभी दुकान के पास मौजूद एक आदमी छपरा की बुराई करने लगता है, लेकिन अब उसकी ऐसी बातें सुनकर उन दोनों लड़कों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस आदमी और दुकान वाले को बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं और अपने बाप की तरह ही गाँव वालों के ऊपर दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद नाडा और वासु उसी रात एक साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तब यहाँ पर वासु नाडा को अपनी कहानी बताने लगता है। यहाँ से सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम देखते हैं जब वासु छोटा था तब उसकी माँ उसे अकेले कहीं पे भी बाहर जाने नहीं देती थी, ना ही खेलने कूदने के लिए, ना ही अपने दोस्तों के साथ। वो उसे हमेशा कहती कि कोला कोकर नाम का एक भूत आएगा और तुम्हें ले जाएगा, इसलिए तुम अकेले कहीं पर भी मत जाना। और उस भूत का नाम सुनकर वासु बहुत ज्यादा डर जाता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वासु के माता पिता नाटक मंडली में काम करते थे और वासु के पिताजी उसे अपने साथ ले जाते थे। सभी लोगों को वासु के माता पिता का नाटक बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन उनका इतना अच्छा नाटक देखकर कुछ लोगों को जलन होती थी। वो लोग कहते हैं कि इनका नाटक देखने के लिए सब लोग जाते हैं, लेकिन हमारा नाटक देखने के लिए कोई नहीं आता। अब यहाँ पर नाटक खत्म होने के बाद वो तीनों अपने घर पर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वो दूसरी नाटक मंडली के लोग उनका रास्ता रोककर उनसे झगड़ा करने लगते हैं। अब यहाँ पर वासु के पिताजी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो भी उन लोगों को मार पीट कर वहां से भगा देते हैं। अब यहाँ पर घर पर आने के बाद वासु के पिता को उसकी माँ डांटने लगती है कि ऐसे लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है।
अगर हम लोग घर पर अकेले हो और वो लोग यहाँ पर आकर हमें मारकर चले गए तो इसलिए हमें किसी से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वासु के पिता तो उसकी बात सुनने के बजाय उल्टा उसके ऊपर ही गुस्सा होने लगते हैं। वासु की माँ को ही मारने पीटने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चुपचाप बैठो। और इसलिए अब वासु की माँ वासु के पास आकर उसे समझाती है कि बेटा, तुम अपनी जिंदगी में कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन किसी से झगड़ा मत करना। और दोस्तों, अपनी माँ की ये बात सुनकर ही वासु बड़ा हुआ था, इसलिए लड़ाई झगड़ा करने से और अंधेरे से वो डरता था। अब यहाँ से सीन आता है प्रेजेंट में। तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में छपरा के मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। उसे पता चलता है कि छपरा को किसी ने नुकीली चीज से मारा है। तभी वहां पर खड़ा एक पुलिस वाला बोलता है कि ऐसे हथियार को तो बस कुलियन नाम का एक आदमी यूज करता है, क्योंकि इससे पहले भी उसने ऐसी नुकीली चीजों से बहुत सारे लोगों को मारा है। तो यहाँ पर नाड़ा अपने सीनियर से कहता है कि लेकिन वो कोलियन तो जंगल में रहता है, इसलिए छपरा का और उसका क्या लेना देना। जिसे सुनकर अब उसके सीनियर कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने छपरा को मारने के लिए उसे सुपारी दी हो, क्योंकि अब यहाँ पर इलेक्शन भी आ रहे हैं और किसी अपोजिशन पार्टी ने उसे अपॉइंट करके छपरा को मरवा दिया हो। अब यहाँ दूसरी तरफ वो छपरा के दोनों लड़के उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उसके पिताजी की डेथ हुई थी। ये लोग वहाँ पर जाकर छानबीन करने लगते हैं, मतलब कि वहाँ पर उन्हें कोई सबूत मिलता है या नहीं ये देखने लगते हैं। और उसी दौरान उन लोगों को वहाँ पर एक माचिस का डब्बा दिखाई देता है, जिसके अंदर थोड़ा सा गांजा भी होता है। फिर वहां से घर पर आने के बाद वो वहां काम करने वाले आदमियों से पूछते हैं कि ऐसा गांजा हमारे यहाँ पर कौन इस्तेमाल करता है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि ऐसा गांजा तो छपरा का दोस्त मलाई इस्तेमाल करता है। अब ये बात जानने के बाद वो दोनों तुरंत ही मलाई को ढूंढकर उसे मारने लगते हैं। उसे बेरहमी से मारते हुए पूछते हैं कि बता, तुमने हमारे पिता को क्यों मारा। लेकिन मलाई कहने लगता है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने छपरा को नहीं मारा है। ज्यादातर तो छपरा के करीब पद्मिनी ही रहती है, शायद उसे कुछ पता हो। तो वही दूसरी तरफ मवाले नाम का एक आदमी जो कि छपरा का राइट हैंड होता है, जो कि पनली नाम के एक आदमी को अपने पास बुलाकर कहता है कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाओ, वरना मैं इलेक्शन में आगे सीट पर नहीं बैठ पाऊंगा। साथ ही साथ वो बोलता है कि तुम ऐसा करो, किसी दूसरे आदमी को ज्यादा पैसे देकर उसे ये कत्ल अपने सर पर लेने के लिए कहो और पुलिस के सामने सरेंडर होने के लिए कहो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छपरा की जमीन और उसका एक घर तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। तो पनली को यह ऑफर बहुत ही अच्छा लगता है और वो इस बात के लिए राजी हो जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ छपरा के दोनों बेटे पद्मिनी के पास आते हैं, लेकिन सेम उसी टाइम पर पुलिस स्टेशन में शंकर नाम का एक आदमी आता है और छपरा को मारने का गुनाह कबूल करता है और उसके पास वैसा ही हथियार होता है जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। अब यहाँ पर पुलिस वाले भी उसे ही असली खूनी मानकर जेल के अंदर डाल देते हैं और यहाँ पर मवाली पनली से कहता है कि अरे तुमने तो अपना काम बहुत ही जल्दी कर दिया। लेकिन इस बात पर पनली कहता है कि मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है और ना ही मैंने किसी को पुलिस स्टेशन में भेजा है। अब ये बात सुनकर मवाली तो शॉक ही रह जाता है। अब उसके अगले दिन छपरा के दोनों बेटों को जैसे ये बात पता चलती है तो वो पुलिस स्टेशन में शंकर को मारने के लिए आते हैं, लेकिन पुलिस वाले किसी तरह से उन दोनों को वहां से भगा देते हैं और जाते वक्त नाड़ा उनके हाथ से वो गन भी छीन लेता है जो वो लोग शंकर को मारने के लिए लेकर आए थे। नाड़ा उनसे ये भी कहता है कि शंकर को तुम लोग नहीं बल्कि कानून सजा देगा। अब उसी रात हम देखते हैं वासु की नाइट ड्यूटी होती है। तो यह वासु शंकर से पूछता है कि बताओ, तुमने अपने आप को सरेंडर क्यों किया, या फिर कहीं तुम किसी के दबाव में आकर ये सब कुछ तो नहीं कर रहे। अब यहाँ पर शंकर कुछ टाइम पहले की बात बताने लगता है, जब छपरा और वो सब लोग मिलकर जंगल में ताश खेल रहे होते हैं। तभी शंकर की बेटी उसे ढूंढते हुए वहां पर आती है और वो अपनी बेटी को देखते ही वहां पर छुपने लगता है, लेकिन आखिरकार उसकी बेटी उसे ढूंढ लेती है। वो यहाँ पर उसे डांटने लगती है और कहती है कि पिताजी, मैं आपको यहाँ पर ढूंढने के लिए बार बार नहीं आ सकती। तो शंकर उससे बोलता है कि तुम यहाँ जंगल में मत आया करो, यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर है, वो तुम्हें मार भी सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि शंकर अपने बेटे के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रहा होता है, क्योंकि उसकी बेटी की माँ तो पहले ही मर चुकी थी। अब उसी तरह से एक दिन शंकर की बेटी उसे ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है, लेकिन वो वापस ही नहीं लौटती। जब ये बात शंकर को पता चलती है तो वो सब लोगों को लेकर उसे ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाता है, लेकिन वहां पर उसे अपनी बेटी की डेड बॉडी मिलती है। अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर शंकर तो पूरी तरीके से टूट जाता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है और फुट फुट कर रोने लगता है। उसके बाद पुलिस वाले वहां पर आते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि शंकर की बेटी को बीच बीच में दोहरे आते थे। तो पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि जंगल में जब वो गई थी तब उस लड़की को वहां पर भी दोहरे आए होंगे, वहां पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए उसकी मौत हो गई। ऐसा समझकर पुलिस इस केस को बंद कर देते हैं। लेकिन पुलिस के जाने के बाद उसी रात शंकर के पास एक औरत आकर बताती है कि जब मैं तुम्हारी बेटी की बॉडी साफ कर रही थी तो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे निशान थे और मरने से पहले तुम्हारी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया था। शंकर को एक और बात पता चलती है कि जब उसकी बेटी उस रात उसे ढूंढने के लिए गई थी तब छपरा और उसके आदमियों के साथ शंकर नहीं था, तो अपने पिताजी यहाँ पर नहीं है ये देखकर वो वहां से लौट गई। लेकिन बीच रास्ते में नाड़ा ने उसे रोक लिया। नाड़ा उसके अकेलेपन का फायदा उठाने लगा
और तभी यहाँ पर शंकर की बेटी को दोहरे आने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी नाड़ा ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे मार भी दिया। शंकर की बेटी को मारने के बाद नाड़ा छपरा और उसके आदमियों के पास आता है और वहां पर बैठकर ताश खेलने लगता है। अब यहाँ प्रेजेंट डे पर शंकर वासु से कहता है कि मैंने छपरा को नहीं मारा है, लेकिन मैंने ये गुनाह इसलिए कबूल किया है ताकि मैं नाड़ा को मार सकूं और मौका देखते ही मैं उसे भी मार दूंगा। अब ये सारी बातें जानने के बाद वासु को बहुत ही बुरा लगता है। मतलब पुलिस जनता की सुरक्षा करने के लिए होती है, लेकिन अगर रक्षक के भक्षक बन जाए तो समाज में रहने वाले लोगों की रक्षा कौन करेगा। ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब यहाँ दूसरी तरफ हम नाड़ा को देखते हैं जो कि पद्मिनी के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पद्मिनी ने ही छपरा को नाड़ा के जरिए मरवाया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो छपरा से अपना बदला लेना चाहती थी। असल में एक दिन छपरा पद्मिनी के पति के साथ जंगल में गया था और छपरा ने पद्मिनी के पति को वहीं पर मार दिया क्योंकि वो पद्मिनी को हासिल करना चाहता था। उसके बाद छपरा पद्मिनी के घर पर आकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा और फिर उसे पैसे वगैरह देकर अपनी रखेल बना लिया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद पद्मिनी को ये बात पता चलती है कि उसके पति को छपरा नहीं मरवाया है और इसलिए पद्मिनी छपरा को मारकर उससे बदला लेना चाहती थी। इसीलिए पद्मिनी ने नाड़ा को अपने जाल में फंसाया। वो उसके साथ भी सोती है और उसे छपरा को मारने का काम दे देती है। तो इसीलिए दोस्तों नाड़ा ने ही छपरा को मारा था। अब उसके बाद ये सब कुछ छपरा के राइट हैंड मावली को पता चल जाता है। वो पद्मिनी के पास आता है और पद्मिनी उसे देखकर छपरा की गद्दी दे देती है और वो तो चुपचाप मान जाता है। अब उसके अगले दिन हम छपरा के दोनों बेटों को देखते हैं। ये दोनों पनली के पास आते हैं और उससे अपने पिताजी की जमीन मांगने लगते हैं। अब पनली यहाँ पर कहता है कि मेरा पैसा तो गवर्नमेंट और इलेक्शन में खत्म हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें वो जमीन नहीं दे सकता। ये बात सुनकर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके जाने के बाद पनली मवाली को कॉल करता है और बताता है कि छपरा के दोनों बेटे यहाँ पर मुझसे जमीन के पैसे मांगने के लिए आए थे। अगर उनको सच पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही देंगे। मवाली उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तभी वहां पर दोबारा से छपरा के दोनों बेटे आते हैं और उन्होंने पनली की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो उसे शूट करके जान से मार देते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सीनियर पुलिस ऑफिसर नाड़ा से कहता है कि देखो, शंकर ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन कोर्ट में साबित करने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, तो उसका हम क्या करेंगे। नाड़ा कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम इसमें एक कोलियन की मदद लेंगे। अब उसके बाद नाड़ा तुरंत ही कोलियन से मिलने के लिए जाता है। अब कोलियन जंगल के अंदर छुपकर रहता था और नाड़ा उसके पास आकर कहता है कि तुम पुलिस स्टेशन में आकर शंकर को मार दो, वहाँ पुलिस स्टेशन से बाहर जाने के लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन कोलियन तो यहाँ पर उसे साफ साफ मना कर देता है। दरअसल नाड़ा ये चाहता था कि कोलियन शंकर को मार दे और फिर मैं ही इस कोलियन को मार दूंगा। अब यहाँ पर कोलियन ये काम करने से मना कर देता है, इसलिए नाड़ा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारने पीटने लगता है और बाकी पुलिस वालों के साथ मिलकर कोलियन को पकड़ लेता है। अब यहाँ उसी रात को हम मवाली को देखते हैं जो कि अपने इलेक्शन के लिए गांव के लोगों के सामने स्पीच दे रहा होता है। तभी वहाँ पर छपरा के दोनों बेटे आते हैं और गोलियां चलाकर मवाली को मार देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उसके पिता को मारने में मवाली भी शामिल था। अब इधर नाड़ा पुलिस स्टेशन में आकर शंकर को कैसे मारा जाए इसी बारे में सोच रहा होता है। उसने वासु को भी बांध कर रखा था क्योंकि शंकर ने तो वासु को सारी सच्चाई बता दी थी। अब उसके बाद नाड़ा सभी पुलिस वालों को कहीं बाहर भेज देता है और शंकर और कोलियन को यहाँ पर मारने पीटने लगता है। तभी अचानक वासु हथकड़ी खोल देता है और नाड़ा से भिड़ जाता है ताकि यहाँ पर शंकर को बचा पाए। लेकिन अब इतने में ही छपरा के दोनों बेटे पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाते हैं और वहां पर वो बम फेंकने लगते हैं। वो दोनों जब पुलिस स्टेशन के अंदर बम फेंक रहे थे तो उसमें से एक चिंगारी उड़ते हुए एक थैले में आकर गिरती है जिसमें कि बहुत सारे बम होते हैं और वो सारे बम फटने की वजह से उसमें से एक भाई मारा जाता है। अब दूसरा भाई उठकर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है और जैसा कि शंकर ने कबूल कर लिया था कि मैंने छपरा को मारा है, इसलिए उस लड़के को लगता है कि उसके पिता को शंकर नहीं मारा है, इसलिए वो शंकर को गोली मारने के लिए जा ही रहा था। लेकिन तभी वासु उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारे पिताजी को शंकर ने नहीं बल्कि नाड़ा ने मारा है। लेकिन वो तो वासु की बात नहीं मानता और शंकर को गोली मारकर उसे मार देता है। अब ये सब कुछ देखकर वासु गन उठाता है और सभी लोगों को गोली से मार देता है। अब दोस्तों इसी टाइम पर हमें वासु के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वासु हमेशा डरता नहीं था बल्कि उसके अंदर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा था और तब वो अपने गुस्से को बाहर नहीं निकाल पाया। अब उसके बाद कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि प्रेजेंट में हाईएस्ट ऑफिसर आकर रिपोर्ट देते हैं कि छपरा के दोनों बेटों ने सबको मार दिया और वासु को जख्मी कर दिया था। और इसी के साथ ये केस यहीं पर क्लोज हो जाता है और ये मूवी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।